हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start the discussion. So I'm waiting for your confirmation. कर दीजिए कंफर्म क्विकली, योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस रिवीजन फोकस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम मॉड्यूल बी में से पिकअप कर रहे हैं ABFM के पेपर के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करें, लेकिन इनको शुरू करने से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको बहुत केयरफुली करना है और वीडियो को अंत तक देख के इसका पूरा बेनिफिट लेना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे मॉड्यूल बी, जैसा मैंने पहले कहा, तो उसका चैप्टर नंबर 7 के पहले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। व्हाट डज लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर ए बिजनेस टिपिकली रेफर टू? सो किसी भी बिजनेस के लिए जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा होता है, ये किस चीज़ की बात कर रहा होता है? ऑप्शन हमारे हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की, या इक्विटी कैपिटल की, या टर्म लोन और डिबेंचर्स की, या ब्रिज फाइनेंस की। यस, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसको आंसर देने की आप अपने लेवल के ऊपर। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 को ठीक से पढ़ा हुआ है, इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर ए बिजनेस, ये इनमें से किसको रेफर करता है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को, इक्विटी कैपिटल को, टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स को, या ब्रिज फाइनेंस को? यस, किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है टर्म लोन्स और डिबेंचर्स को। सो टर्म लोन और डिबेंचर्स ये बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और डिबेंचर जो है वो पब्लिक से। तो टर्म लोन बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और डिबेंचर्स पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से रेज किए जा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, और इक्विटी कैपिटल ये परमानेंट कैपिटल है, और ब्रिज फाइनेंस ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होता है। तो चलिए हमारा आंसर ऑप्शन बन गया यहाँ पे सी। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज पर्पस ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इन ए कंपनी? सो कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप की शेयर कैपिटल होती है, और उसमें एक कैपिटल होती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, इसका पर्पस क्या रहता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल दैट कंपनी हैज कॉल्ड अप फ्रॉम शेयर होल्डर्स, portion of authorized capital that is actually subscribed to, total value of shares issued to public, amount of capital authorized by memorandum and articles of association. So called up share capital इनमें से कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें, बहुत रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का पर्पस। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो अमाउंट सब्सक्राइब करते हैं प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, सो पब्लिक को जब इशू किया जाता है तो उनको ऑफर की जाती है कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करिए। तो जितना अमाउंट सब्सक्राइब किया जाता है, सब्सक्राइब करना मीन्स दे एग्री टू इन्वेस्ट, तो उसमें से जो अमाउंट कॉल किया जाएगा
कि ये पैसा हमारे पास भेज दीजिए, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो इट इज पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच कंपनी हैज कॉल्ड अप फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने उतने शेयर सब्सक्राइब कर दिए हैं, मीन्स दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, और उनमें से ये पैसा डिमांड किया गया फ्रॉम शेयर होल्डर्स के ये पैसा हमें भेज दीजिए, दे दीजिए, सो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन टिपिकली स्ट्रक्चर्ड। टर्म लोन के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो किस प्रकार से उनको स्ट्रक्चर किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, वेरिएबल एंड सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, फिक्स्ड एंड प्री डिटरमिन्ड, एम्बेडेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, पेड ओनली एट एंड ऑफ द टर्म लोन। आमतौर के ऊपर इनको कैसे फिक्स किया जाता है, आमतौर के ऊपर इनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, टिपिकली आमतौर के ऊपर इनको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं नॉर्मली। हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टर्म लोन में वी फॉलो मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम, EMI, एम्बेडेड एज मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम में प्रिंसिपल का पार्ट होता है, कुछ इंटरेस्ट का पार्ट होता है। इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट लो होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो प्रिंसिपल के अमाउंट का रिपेमेंट इंक्रीज हो जाता है, और इंटरेस्ट क्योंकि प्रिंसिपल पे हो रहा है तो इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो डिक्लाइन करता है। तो दिस इज द ब्रॉडली सिस्टम फॉलोड। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स। टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को। बोरर्स पॉलिटिकल कनेक्शंस, लेंडर्स गुडविल इन द मार्केट, बोरर्स पर्सनल एसेट्स, या पीरियड रिस्क, क्रेडिट वर्दीनेस एंड पर्पस ऑफ द लोन। एक बार फिर से बहुत आसान सा आंसर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हैं वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जितने स्टूडेंट्स इसके रिकॉर्डेड पार्ट को देख रहे हैं, वर्जन को देख रहे हैं, वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आंसर कंपेयर कर लेंगे विद द आंसर गिवन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनता है हमारा, देखिए जरा ट्राई करिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोरोर्स पॉलिटिकल कनेक्शन, नो। ये इंटरेस्ट में मैटर नहीं करते। लेंडर्स गुडविल इन द मार्केट, ये भी मैटर नहीं करती। बोरोर्स पर्सनल एसेट, ये सिक्योरिटी पार्ट हो गया, ये भी उतना मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है, टर्म लोन का पीरियड क्या रहेगा, टर्म लोन रिस्क क्या रहेगा, बोरोर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, और पर्पस किसके लिए इस लोन को यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट को। पीरियड जितना लॉन्गर होता जाएगा रिस्क उतना बढ़ता जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता जाएगा। रिस्क रेटिंग में AA बोरोर के लिए रेट अलग होगा, A के लिए अलग होगा, BBB के लिए अलग होगा। तो जैसे जैसे रेटिंग गिरेगी वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। क्रेडिट वर्दीनेस, तो ये भी क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ये क्रेडिट रेटिंग को इम्पैक्ट करती है। पर्पस ऑफ लोन, तो पर्पस, कुछ पर्पस रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं, कुछ पर्पस में डिफरेंट रिस्क हैं, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस के अकॉर्डिंग टू रिस्क हो सकते हैं लोन के अंदर, तो उसके हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स फॉर इन्वेस्टर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं ऐसे डिवेंचर्स जो सिक्योरिटी
जिनके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द इशूअर। इन्वेस्टर्स के लिए जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं वो प्राइमरली कैसे एडवांटेजियस हैं, सो उनका प्राइमरी एडवांटेज क्या है, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सिक्योरिटी ओवर कंपनी एसेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स, कन्वर्टिबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर्स, वोटिंग राइट्स इन कंपनी डिसीजंस। तो इनमें कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने का? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर? सभी ऑप्शंस को रीड करिए, उनको इवेल्युएट करिए, फिर आंसर करिए। पेपर में भी इस बात का ध्यान रखना है दैट व्हेन वी आंसर वी मस्ट रीड ऑल ऑप्शंस, क्योंकि एक ऑप्शन आपको सही लग रही हो सकती है और कोई और ऑप्शन उससे भी अप्रोप्रिएट हो सकती है। तो प्राइमरी एडवांटेज को देख लेते हैं। तो सिक्योर्ड डिबेंचर में कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, ये तो करेक्ट पार्ट है। इनके ऊपर हायर इंटरेस्ट होता है, नो, इनके ऊपर नॉर्मली लोअर इंटरेस्ट होता है क्योंकि ये सिक्योर्ड है, तो ये आउट है। कन्वर्टिबिलिटी इनकी इक्विटी शेयर में तो केवल डिबेंचर की नहीं, अगर वो कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो ही ये इक्विटी शेयर में कन्वर्जन होगा। वोटिंग राइट्स इसमें नहीं होते हैं, तो डिबेंचर में वोटिंग राइट्स नहीं होते, केवल इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट्स होते हैं। इसको अगर हम लेते हैं तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनता है। When are preference shares considered as a debt in the context of foreign investment? अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं किस केस में उनको डेट के तौर के ऊपर माना जाता है? वैसे नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी फॉर्म में माना जाता है या क्वासा इक्विटी में माना जाता है, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है जिन इनको डेट में माना जाता है? When they are issued by Indian companies, when they are non-convertible, optionally convertible or partially convertible, when they are issued by small-scale industrial units, when they are fully convertible into equity shares. तो हमने बताना है उनको डेट कब माना जाएगा, तो कब वो डेट माने जाएंगे, सो दैट इज द क्वेश्चन। रीड करिए सभी ऑप्शन को केयरफुली और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। When they are issued by Indian companies, no, ये तो जरूरी नहीं है, so this is out. When they are non-convertible or optionally convertible or partially convertible, तो yes, तो this is correct. When they are issued by small scale units यानी micro small enterprises, no. When they are fully convertible, जब वो fully convertible है into equity share, फिर वो डेट नहीं बनते, फिर वो इक्विटी बन जाते हैं, तो दिस ऑल्सो इज आउट। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है बी। तो ये तीन सिचुएशन देखिए हमने, नॉन कन्वर्टिबल हैं वो, या वो ऑप्शनली कन्वर्टिबल हैं, या वो पार्शियली कन्वर्टिबल है। What are advantages of raising funds through equity capital by an organization? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेज करता है फंड्स को इक्विटी कैपिटल के फॉर्मेट के अंदर, तो उसको एडवांटेजेस क्या रहते हैं? तो देखिए पहले ऑप्शंस क्या है, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी कैपिटल? Equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest. Equity holders को इंटरेस्ट या कोई दूसरा रिवॉर्ड पे करने की उन्हें कंपल्सरी बेसिस जरूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्ट तो बिल्कुल पे नहीं होता, दूसरा रिवॉर्ड होता है डिविडेंड का, डिविडेंड पे किया जाएगा अगर कंपनी चाहती है तो, यानी डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है इक्विटी शेयर के कैपिटल के केस के अंदर। तो ये तो हमारा आंसर बन जाता है। देयर इज नो रीपेमेंट पीरियड इन्वॉल्व फॉर इक्विटी, इक्विटी में कोई भी रीपेमेंट पीरियड नहीं होता। इक्विटी प्रोवाइड्स रिस्क कैपिटल विच इज डिफिकल्ट टू रिसोर्स। रेजिंग
इक्विटी कैपिटल इज जनरली लोअर इन कॉस्ट कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज। इसमें हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे क्या क्या हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमने फाइंड किया, इट इज करेक्ट। नो रीपेमेंट इन्वॉल्व, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। इक्विटी प्रोवाइड्स रिस्क कैपिटल, ये तो एकदम करेक्ट है, तो this also is correct. Raising equity is generally lower in cost compared to other securities. No, it is not lower. इसकी डिविडेंड पेमेंट करने की कॉस्ट होती है, इनिशियल पेमेंट्स होती हैं इसकी, तो दिस पार्ट इज नॉट ओके। तो दिस मीन ऑप्शन ए बी सी, ये हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट बन जाता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट आर सम फीचर्स एंड ऑप्शंस एसोसिएटेड विद डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स के फीचर्स और उसकी जो कुछ ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, वो कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉमिसिंग रीपेमेंट एट ए फिक्स्ड फ्यूचर डेट। When debentures are issued to more than 500 persons, the trustees are required to be appointed. Companies can incorporate a call option, allowing them to repay principal before due date. Debenture holders have voting rights. तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, तो ये हमारी ऑप्शंस है। ज़रा देखिए इन सभी ऑप्शन को क्विकली कि इनमें कौन सा हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बनेगा। तो इनका देखिए कौन से करेक्ट हैं, कौन से करेक्ट नहीं है। तो थोड़ा माइंड एप्लीकेशन करिए, apply your mind to find out answer to this question. So question number 8 के लिए what will be the answer? Apply your mind. तो चलिए एक एक करके इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसिंग रीपेमेंट एट ए फिक्स्ड फ्यूचर डेट। यस, डिबेंचर की एक फ्यूचर ड्यू डेट होती है और कंपनी का ये प्रॉमिस होता है कि वो ड्यू डेट के ऊपर पे करेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड टू मोर देन 500 पर्सन्स, सो डिबेंचर का कोई इशू जिसमें 500 पर्सन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, तो वहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट करना एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बनती है। तो यस, दिस इज करेक्ट। अब क्योंकि इंडिविजुअली 500 इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो कंपनी के लिए इतने लोगों के साथ डील करना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो उस केस में कंपनी उनके बिहाफ के ऊपर एक ट्रस्टी अपॉइंट कर देती है कि उनके बिहाफ के ऊपर जो कुछ भी बातचीत करनी है वो ट्रस्टी करेगा। कंपनीज कैन इनकॉर्पोरेट ए कॉल ऑप्शन अलाउइंग देम टू रिपे प्रिंसिपल बिफोर ड्यू डेट। तो कंपनी कॉल ऑप्शन इनकॉर्पोरेट कर सकती है ताकि उनको समय से पहले, ड्यू डेट से पहले पैसा वापस लौटा दिया जाए। सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। डिबेंचर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स डिबेंचर्स में नहीं होते, वोटिंग राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स में, रेफरेंस शेयर्स में भी नहीं होते, इक्विटी शेयर्स के अंदर रहते हैं हमारे वोटिंग राइट्स। डिबेंचर में वोटिंग राइट्स नहीं होते। ए बी सी, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक हमें सीखने की कई चीज़ें मिली, या अगर आपने ऑलरेडी लर्न की हैं तो हमें उनको रिवाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। आई होप यू आर टेकिंग फुल बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। तो ज़रा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर अगर ऐसा है तो अगर यहाँ तक कंटेंट्स आपको यूज़फुल लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वीडियो के कंटेंट्स बहुत यूज़फुल हैं और इनको सभी स्टूडेंट्स को वॉच करना चाहिए जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो कर दीजिए ये कमेंट। सो 1 घंटे से ज़्यादा पीरियड हम लगाने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर, तो थोड़ा सा टाइम
इन्वेस्ट कर दीजिए हम में। आपके कमेंट्स को पढ़ करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं और आपके कमेंट के बेसिस के ऊपर यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8, अभी तक हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 के। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हो तो हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज? तो अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज की। तो प्राइमरी गोल क्या रहता है फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? तो एक होते हैं प्राइमरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनके लिए प्राइमरी गोल क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज का? टू रिड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू मिनिमाइज रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, टू एनहेंस अर्निंग पर शेयर विदाउट इन्वेस्टिंग मोर इक्विटी, टू एलिमिनेट नीड फॉर बोरिंग। तो प्राइमरी पर्पस उनका क्या रहता है, प्राइमरी गोल क्या रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का? ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगर हमें ये पता हो कि फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करना और उसके बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बढ़ाना, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका सीधा बेनिफिट इक्विटी शेयर्स को होता है, होल्डर को होता है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होने से जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज कर जाती है। इक्विटी को बगैर इंक्रीज किए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा बोरो करके, जिसके बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना, जिससे जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे एनहेंसिंग ईपीएस विदाउट इन्वेस्टिंग मोर इन इक्विटी, इक्विटी में और पैसा हम नहीं लगाएंगे लेकिन हम बोरो करके एक्सपेंशन करेंगे अपनी एक्टिविटी की। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। हाउ डज बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज टिपिकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम? तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करेंगे। दोनों लीवरेजेस अलग हैं। तो हमने बताना है हाउ डज बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज टिपिकली रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में अगर चेंज की जाए या सेल्स वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो टिपिकली कैसे रिस्पॉन्ड करता है बिजनेस अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई हो? तो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। It is highly sensitive to change in sales volume, which can significantly impact its profits. It experiences consistent profitability regardless of sales volume fluctuations. It is more concerned with variable cost than fixed cost. हमने बताना है बिजनेस का रिस्पॉन्स कैसे रहता है सेल्स वॉल्यूम में अगर चेंज आता है हाई ऑपरेटिंग लीवरेज के केस के अंदर। So what is the response of the business? तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज के केस में क्या होता है? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज के केस में सेल्स में जो इंक्रीज है दैट टेक्स प्लेस, और एजम्पशन है कि अगर सेल्स में इंक्रीज है तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज होना चाहिए टिपिकली। तो इसीलिए ये मान के चलता है कि चेंज इन सेल्स वॉल्यूम हाईली सेंसिटिव है टू इम्पैक्ट द प्रॉफिट्स। सो इट इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन सेल्स। सो बिजनेस का जो नज़रिया है, बिजनेस का जो रिस्पॉन्स है वो हाईली सेंसिटिव होता है कि सेल्स वॉल्यूम में जब चेंजेस होंगी तो उससे प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो इस केस में सो व्हाट विल बी आवर आंसर? ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर।
फ्रेंड देखिए, अगर आपने फाइनेंशियल लीवरेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, ऑपरेटिंग लीवरेज को भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और आगे जाके इनके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस हैंडल करने हैं तो इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 को आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स देके जा सकता है ये चैप्टर। What role does fixed operating expenses play in determining operating leverage? So, क्या रोल प्ले करता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? What role does fixed operating expenses play in determining operating leverage? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक हमारे होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक होता है हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेकर के पूछा गया, तो उनका रोल क्या रहता है ऑपरेटिंग लीवरेज को डिटरमिन करने का, तो ये टी यहाँ पे फालतू है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। इन सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए, लंबी लंबी ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? तो चलिए इनको आंसर को केयरफुली देखते हैं। इसकी ऑप्शंस भी है हमारे पास। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू वेरिएशन इन द सेल्स। जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस करते हैं सेंसिटिविटी को ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू वेरिएशन इन द सेल्स। तो ये तो फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये रिड्यूस नहीं करते हैं। ग्रेटर द फ्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मोर सेंसिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर टू चेंज इन सेल्स। सो टोटल फिक्स्ड एसेट के अंदर, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग एसेट के अंदर अगर फिक्स्ड एसेट का रेशियो ज़्यादा है, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो कम है, तो उस केस में सो ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को लेकर के, तो ये तो सही स्टेटमेंट बनता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग लीवरेज। तो जब हम बी को सही कर रहे हैं तो सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, सी अगर सही हो गया तो फिर बी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर्व एज पिवट टू एनहेंस सेंसिटिविटी ऑफ अवेलेबल कैश फ्लोज। तो ये वर्चुअली वही बात हुई जो हमारे पास बी है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी एंड डी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कंपनी सेल्स 800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई एट ₹60 ईच, वेरिएबल कॉस्ट उसका 35 पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट उसका 12,000 है। हमने कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनफैक्ट इस चैप्टर में 8 नंबर चैप्टर हो या 7 नंबर चैप्टर हो, पर्टिकुलरली 8 नंबर चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स भी होंगे या जो कंसेप्ट्स भी होंगे वो सारे के सारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है इवन, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए इसकी ऑप्शंस हम इसमें सीधा सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो आप करने की कोशिश करिए। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप इसको लाइव क्लास में देख रहे हैं तो भी करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते तो वो थोड़ा वेट कर लेंगे। मैं पहले उन स्टूडेंट को टाइम दे रहा हूं जो स्टूडेंट कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने कैलकुलेट करनी है, तो करके देखिए
क्या आंसर आपका बनता है? सो चलिए लेट अस मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको नहीं कर पाते। सो सेल्स हमारे पास हैं 800 यूनिट्स, 60 रुपीज़ पर यूनिट उसका सेलिंग प्राइस है। तो दिस मीन सेल वैल्यू होगी हमारी 48,000, 800 इंटू 60। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 800 यूनिट्स के लिए ₹35 पर। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास हो गई 28,000 और फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हमें गिवन है 12,000 का। सो पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन कितनी बनती है। सो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स हमारे पास है 48,000, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 28,000। सो 20,000 हमारी कंट्रीब्यूशन बन गई। सो कंट्रीब्यूशन बेसिकली दो चीज़ों को कवर करती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करती है और जो बाकी रह जाता है वो प्रॉफिट बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 12,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो दिस मीन प्रॉफिट हमारे पास बच जाएगा 8,000 का। सो फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 है, इट इज गिवन हियर। तो प्रॉफिट हमारे पास बचा 8,000 का। सो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, सो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचा 8,000 का। सो यहाँ पे प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं, इसको हम EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट एंड टैक्स को अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था प्रॉफिट के अंदर। नो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा? कंट्रीब्यूशन को हम EBIT के साथ डिवाइड कर देंगे और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। सो 20,000 हमारा है कंट्रीब्यूशन, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और 8,000 हमारा EBIT है, तो 2.5 हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर दिस कंपनी? तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के तौर के ऊपर वैसे दे रखे हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे 2.5 टाइम्स। तो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसी को हम केस स्टडी की फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिख दिया जाए कि इसकी ओवरऑल सेल्स कितनी है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिर कंट्रीब्यूशन कितना बनता है, फिर EBIT कितना बनता है, और फिर ऑपरेटिंग लीवरेज का डिग्री कितना बनता है। यानी 4-5 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, तो वो फिर आपका केस स्टडी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंफॉर्मेशन आपको यही होगी, लेकिन फॉर्मेट केस स्टडी में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज साइज ऑफ द कंपनी, टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग्स टू शेयर होल्डर्स, या टू रिप्लेस डेटेरियोरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का? तो हमने ऑब्जेक्टिव बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ की वैल्यू को इंक्रीज करना, यस डेफिनेटली यही रहता है। मैक्सिमाइज साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ कैसे इंक्रीज हो रहा है। टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू शेयर होल्डर्स, तो जब प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन तो किया जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है। टू रिप्लेस डेटेरियोरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये पार्ट उसका पार्ट नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। Let us now go to next question. What factor should be considered when forecasting sales for a business project?
सो फोरकास्ट होता है फ्यूचर के लिए टारगेट फिक्स करना, अंदाजा लगाना। सो बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर जो सेल्स का फोरकास्टिंग है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टैक्स पेमेंट एंड डिस्काउंट रेट्स, एस्टिमेटेड डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, रॉ मटेरियल प्राइसिंग एंड कंपटीशन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट। तो फोरकास्टिंग में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हमने सेल्स का फ्यूचर के लिए एस्टिमेट लगाना है? फ्रेंड, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? एस्टिमेटेड डिमांड कितनी है, सो उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कितनी है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, रॉ मटेरियल या इनपुट्स की अवेलेबिलिटी की पोजीशन क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या रहेगी या हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रहेगी, या दूसरे लोग कौन कौन हैं जो compete कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट के अंदर। तो एस्टिमेटेड जो ओवरऑल डिमांड है मार्केट के अंदर, तो उसको कंपटीटर जो शेयर कर लेते हैं, यानी अलग अलग लोग अपने मार्केट के शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं या इम्पॉर्टेंट है फॉर फोरकास्टिंग सेल्स। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ लीवरेजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस? जब हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को एनालाइज करते हैं तो इससे साथ रिलेटेड ये टर्म आती है लीवरेजिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है? तो चलिए हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेक बिजनेस मोर कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल, टू मिनिमाइज ऑपरेशनल कॉस्ट, टू मैक्सिमाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टू एलिमिनेट नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। सो लीवरेजिंग का पर्पस रहता है कि जो ऑपरेशन की कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो ऑपरेशन से रेलेवेंट हो, तो उस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है और बिजनेस को ज़्यादा कम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है लीवरेजिंग का। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। What is one limitation of payback period method? कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर फाइनेंसिंग। तो एक मेथड होता है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड की कोई एक लिमिटेशन बताएं। सो क्या लिमिटेशन उसकी रहती है? इट इज अनसूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, it ignores cash flows beyond payback period and therefore profit aspect, it takes time value of money into account making it complex, it is primarily used in large size budgeting exercise। तो हमने बतानी है पे बैक पीरियड की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। तो कौन सी लिमिटेशन बनती है क्वेश्चन नंबर 16 के मुताबिक? इट इज अनसूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो दिस पार्ट इज आउट। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लार्ज साइज बजटिंग एक्सरसाइज, ये भी जरूरी नहीं है। इट टेक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू अकाउंट, तो जो पे बैक पीरियड है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो कॉन्सेप्ट है तो उसको तो ये कंसिडर करता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स होने का भी कोई इश्यू नहीं है। इट इग्नोर्स कैश फ्लो बियॉन्ड पे बैक पीरियड, तो कैश फ्लो जो पे बैक पीरियड के बाद होने वाले हैं उनको ये इग्नोर कर देता है, इसलिए ये प्रॉफिट एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। तो ये इसकी बड़ी लिमिटेशन है इस मेथड की। तो ऑप्शन बी जो हमारा एक्चुअल आंसर बनता है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन का नंबर नहीं है, ये मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन है। रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले, लेकिन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है?
हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंस दे रखे हैं। ये अलग अलग मीन्स ऑफ फाइनेंस हैं। टर्म लोन्स हैं, इक्विटी है, इंटरनल अक्रूवल है, प्रेफरेंस कैपिटल है। ये डिफरेंट सोर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट को फिनांस करने के, और ये उनसे रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशंस हैं। तो हमने इन दोनों को मैच करना है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हमने इनमें से आंसर देना है, हमारा कौन सा आंसर यहाँ से बनता है। तो चलिए एक एक करके हम इनको टेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म्स इट मीन्स अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट्स एंड पेइंग ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में इस कंसेप्ट की बात करें तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। हम अगर सारे एसेट्स को बेच दें और उससे सारी लाइबिलिटीज को पे कर दें तो ये हमारे पास बाकी बच जाता है। तो ये बाकी क्या बच जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर 1, इनमें से कौन सा मैच करता है। देखिए कौन सा मैच करता है, विच वन डज मैच आउट ऑफ ऑल दीज। तो यस, विच वन। तो इसको हम कहते हैं इक्विटी। तो ये बच जाती है इक्विटी कैपिटल। तो यहां पे हमारा नंबर 2 आ गया। A part of profit after tax is retained in the company which is usually reflected in general reserve। तो ये जनरल रिजर्व्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रॉफिट जितना भी अर्न करती है कंपनी उसका कुछ पोर्शन कंपनी रिटेन कर लेती है और उसे हम जनरल रिजर्व के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा है तो इसको हम कहते हैं इंटरनल अक्रूवल। तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है हमारा नंबर 3। इसको देखते हैं। इट इज क्वासी रिस्क कैपिटल because it is not as safe as secured debt which get payment priority in case of liquidation of the company। तो इनमें से किसको हम कहते हैं क्वासी रिस्क कैपिटल। जो इक्विटी कैपिटल होती है वो पूरी तरह से रिस्क कैपिटल होती है, और जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो कुछ हद तक, इसीलिए हम उसको क्वासी कहते हैं, पूरी नहीं कुछ हद तक वो रिस्क कैपिटल मानी जाती है। तो ये हमारा प्रेफरेंस कैपिटल बन गया, यानी ये हो गया हुआ नंबर 4, और ये नंबर हमारा बच गया 1। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इट इज रिजॉर्टेड टू फाइनेंस सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके लिए हम टर्म लोन लेते हैं। तो अब हम 1 2 2 3 3 4 4 1 वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। यस, इट इज हियर। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन रहा है। So option C is our answer। देखिए कैसे हमारे फंडास क्लियर होते हैं इन सभी क्वेश्चंस को करके। तो जो चीजें हम स्टडी करते समय कई बार उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस की क्वेश्चन जितनी ज़्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द फार्मूला टू कैलकुलेट IRR व्हाट डज C0 रिप्रेजेंट। जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टर्म आती है C0। तो C0 आती है, C1 आती है, C2 आती है, अप टू CN आती हैं टर्म्स। तो हमने बताना है C0 का मीनिंग क्या होता है। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इन द प्रोजेक्ट्स लाइफ, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो C0 किसको रिप्रेजेंट करता है। यस, आंसर दे दीजिए। अगर आपको IRR का फॉर्मूला आता है तो आपको ज़रूर पता होगा कि C0 क्या होता है। यस, आंसर क्वेश्चन नंबर 17 दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। सो जो C0 है
ये होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया गया इनिशियली, सो इट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। C1 होता है फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो और C2 होता है सेकेंड ईयर का कैश फ्लो और फिर एनी नंबर गिवन ऑफ ईयर का कैश फ्लो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा, सो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C0। सॉरी फ्रेंड्स। Question number 18. Which of the following financial metric represents difference between operating and investment cash flows for an investment project? तो इनमें कौन सा मेट्रिक जो है फाइनेंशियल मेट्रिक रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अलग होते हैं और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज अलग होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मीट्रिक रिप्रेजेंट करता है इस डिफरेंस को। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इनमें से किसके द्वारा डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो रिप्रेजेंट होता है? फ्रेंड, इसका जो मीट्रिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है कि पहले हम जो फ्यूचर के कैश फ्लो हैं, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, सेकंड ईयर का कैश फ्लो, थर्ड ईयर का कैश फ्लो, तो इन कैश फ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू में से हम जो C0 है उसको माइनस कर देते हैं, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो जो भी बनता है हमारे पास वो बन जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो इन्वेस्टमेंट हमारी C0 बन गई और ऑपरेटिंग जो है हमारा कैश फ्लो वो हमारे C1, C2, C3 बन गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस फॉर्मेट में आता है? वो आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मेट के अंदर। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पे बैक पीरियड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? जब हम बात करते हैं पे बैक पीरियड मेथड की तो उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, it identifies period for full recovery of initial investment, it is suitable for small business, it takes into account cash flows beyond payback period। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं B एंड C, A एंड C, B एंड D एंड A एंड D। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, लार्ज क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शैल बी द आंसर? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? सभी स्टेटमेंट को आपको इवेलुएट करना होगा। सभी स्टेटमेंट को इवेलुएट करें। इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये तो आउट हो जाता है। इट आइडेंटिफाइज फुल पीरियड फॉर फुल रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो पे बैक पीरियड होता है, तो दिस मीन इट इज ए करेक्ट। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये स्मॉल बिजनेस के लिए, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि रिलेटिवली ये सिंपल है, तो हम कह सकते हैं ये करेक्ट है। इट टेक्स कैश फ्लोज बियॉन्ड पे बैक पीरियड, नो, पे बैक पीरियड के बियॉन्ड के कैश फ्लो को ये इग्नोर कर देता है, तो ये भी आउट हो जाता है। तो ऑप्शन बी एंड सी हमारे दो आंसर्स करेक्ट हैं, तो उसको हम लें तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये भी अप्रेजल का एक मेथड है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एनुअल प्रॉफिट बेसिस के ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर,
एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर या सभी के बेसिस के ऊपर। तो उनका जो कैलकुलेशन है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, तो इनमें से हम किसको लेते हैं? व्हाट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन? तो ये उसके फार्मूले के पार्ट्स हैं। तो इनमें से हम किस किस को लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। सो एनुअल प्रॉफिट, इसको भी हम बेस मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट का भी फार्मूला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी फार्मूला है, यानी ये तीनों ही हम कंसिडर कर सकते हैं, दो जो ऑल्टरनेटिव फार्मूले हैं उनके हिसाब से। तो अगर हम इनको कंसिडर करते हैं फिर ऑल दी अबव हमारा आंसर बन जाता है। What principle should be followed when estimating elements of cash flow for a project? So किसी भी प्रोजेक्ट के जो एलिमेंट्स कैश फ्लो के हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, किस रूल को फॉलो करते हैं? सेपरेशन प्रिंसिपल, सेपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस साइड्स। इंक्रीमेंट प्रिंसिपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड with and without running the project. Post tax principle, always considering post tax cash flows, या continuity principle। तो इनको हम किसको फॉलो करते हैं? A एंड D को फॉलो करते हैं, B एंड C को फॉलो करते हैं, A एंड B को फॉलो करते हैं, या C एंड D को फॉलो करते हैं। तो पहले पार्ट में ये प्रिंसिपल है और दूसरे पार्ट में उसका प्रोसीजर है। तो हम किसको कंसिडर करते हैं जब भी हम एस्टिमेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट? तो किस किस प्रिंसिपल को हम कंसिडर करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं किस किस को कंसिडर करते हैं। सेपरेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंस साइड को अलग कर देते हैं। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि फाइनेंस अलग पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट होता है। Incremental principle, distinguish between cost incurred with and without running the project। तो ये भी करेक्ट है। सो इंक्रीमेंट कितना आया, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की उसके कारण एडिशनल प्रॉफिट हमने कितने इनकर किए, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी आ जाएगा। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल विच ऑलवेज कंसिडर्ड पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज, तो ये हम कंसिडर नहीं करते हैं। द रीज़न इज हमने देखना है ओवरऑल कैश फ्लोज पहले कितने हैं। तो हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं तो उसमें टैक्स पार्ट को हम आउट कर देते हैं, तो ये वहाँ से बाहर निकल जाता है। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाता। तो ए एंड बी इन प्रिंसिपल को हम कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन आवर ऑप्शन सी इज द आंसर। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन है मैच पॉइंट्स का। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे अलग अलग कैपिटल टाइप का दिया हुआ है। सब्सक्राइब कैपिटल दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, नॉमिनल कैपिटल दिया हुआ है, इश्यूड कैपिटल दिया है, और ये उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। तो हमने मैच करना है इन एक्सप्लेनेशंस को इनके साथ, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। तो शुरू करिए इनको रीड करने की। तो पहले पार्ट को रीड करिए। दिस रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन इशू, और ये इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है, और इसको प्रेस्क्राइब करता है इसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। एंड इन केस ऑफ एनी चेंज कंपनी हैज टू गो टू शेयर होल्डर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट। तो ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी कंपनी का, और ये कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। इसको अगर चेंज करना है तो शेयर होल्डर की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कैपिटल के किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की,
पेड अप कैपिटल की, नॉमिनल कैपिटल की या इश्यूड कैपिटल की? तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि करेक्ट आंसर बनता होगा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अथोराइज्ड कैपिटल की। अथोराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो ये आंसर हमारा बन गया दिस। तो ये आंसर हमारा बना यहाँ पे। पार्ट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन एमओए विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी एमओए के अंदर क्या मेंशन्ड है? नॉमिनल कैपिटल। इसमें से जो पोर्शन पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, सो दिस इंक्लूड्स shares for cash and for consideration other than cash also to the promoters or other people। तो इसमें दोनों आ जाएंगे। तो हमने बताना है यहाँ पे हम किस कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इशूड कैपिटल को। इशूड कैपिटल मीन्स आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इट इज दिस पार्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया आंसर 4। इट इज पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स। सो शेयर कैपिटल का ये वो पोर्शन है जो अप्लाई किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स और कंपनी ने उनको अलॉट कर दिया है। तो ये पोर्शन हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो ये बन गया हमारा नंबर 1 और ये हमारा बच गया नंबर 4। पेड अप कैपिटल, इट इज अमाउंट ऑफ मनी विच कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा बन गया पेड अप कैपिटल। तो इसकी लाइट में जब हम देखते हैं तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे इसको कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं तो आपको कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किताब में जो कुछ लिखा है जैसे लिखा है यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हेंस यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। आप अंडरस्टैंड करते हैं, भूल जाते हैं, फिर आपको दोबारा से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एंड टाइम इज ए बिग इशू विद यू। यू वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ताकि आपको क्लैरिटी आए, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं। नो केस स्टडीज, वर्चुअली केस स्टडीज तो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? फ्रेंड, हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन जो हैं इनमें हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत क्विकली आप उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो लेसन्स को वॉच करते हैं तो आपके ये दो पहले इश्यूज बड़ी आसानी से दे कैन बी टेकन केयर ऑफ। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चंस हम इस समय कर रहे हैं ये हमारे क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है और केस स्टडीज़ भी आपको मिल जाती हैं। तो केस स्टडीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं CAB के एग्ज़ाम में। जितनी ज़्यादा केस स्टडीज़ आप करेंगे पॉसिबिलिटी है उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करें। तो केस स्टडीज़ हम प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशंस। तो अगर इतना कुछ और इतना इम्पॉर्टेंट अवेलेबल है तो वी मस्ट यूज़ इट, ताकि हम जो मिनिमम स्कोर है उसको आसानी से ले सकें। ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल इन आवर ऐप और यू कैन यूज़ इट थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो आप इन दोनों सोर्सेज में से कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो इनको लीजिए, इनका बेनिफिट लें और अपनी जो पॉसिबिलिटी है पेपर को पास करने की उसको इम्प्रूव करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्हाट कैन पोज अ प्रॉब्लम ड्यू टू रेट वॉलेटिलिटी इफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम इज लॉन्ग। सो कैपिटल बजटिंग के अंदर अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करें तो उसके अंदर एक बड़ा इश्यू हो सकता है रेट वॉलेटिलिटी का। अगर इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड बहुत लॉन्ग हो तो ये हमें बताना है। सो व्हाट कैन पोज द प्रॉब्लम? फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन,
रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन, लोकल करेंसी कन्वर्जन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन। तो इनमें से कौन सा ये प्रॉब्लम पोज करता है? हमें डिफिकल्टी आती है किसको कैलकुलेट करने में? फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने में, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने में, लोकल करेंसी कन्वर्जन कैलकुलेट करने में, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। तो किस में हमें प्रॉब्लम आती है? व्हाट कैन कॉज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रेट वॉलेटिलिटी? तो हमें प्रॉब्लम आती है रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने में। तो दिस इज ऑप्शन आंसर। What is a common strategy normally adopted by corporates to hedge against exchange rate fluctuation in foreign investment? अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाई जाए प्रोजेक्ट के अंदर तो जो एक्सचेंज रिस्क है, तो कॉमन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कौन सी करते हैं कॉर्पोरेट्स? hedge entire amount of funds exposed to currency risk, rely solely on market index fluctuations, investing in unrated debt securities, या कंस्ट्रक्टिंग करेंसी स्पेसिफिक हेज पोर्टफोलियो। तो इनमें से किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो एक्सचेंज रिस्क है उसको कवर किया जा सके, हेज किया जा सके? फ्रेंड, इसके लिए वो पूरे अमाउंट को हेज करते हैं, यानी पूरे अमाउंट को कवर करते हैं जिसमें करेंसी रिस्क की पोजीशन रहती है। तो जहां जहां फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी है उस पूरे रिस्क को वो कवर करते हैं, हेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है ए। फ्रेंड, आज के सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। वहाँ हम रीड करेंगे और आंसर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर दें अपने मैसेज को, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजलेस लगा, यूजफुल नहीं लगा, तो इसको डिसलाइक ज़रूर करके जाना। लेकिन अगर ये यूजफुल लगा है तो फिर संकोच ना करें इसको लाइक करने में। 1 घंटे से ज़्यादा अपने टाइम इस पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए लगाया, अब 5-7 सेकंड्स और लगा दीजिए। तो इसको सेशन को अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिखाने की कोशिश करता है, यानी आपका लाइक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहा होता है। और हम शेयर भी कर दें इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। कैसे हम शेयर करेंगे? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए या अपने फेसबुक के पेज के ऊपर इसको पोस्ट कर दीजिए, तो उससे बहुत सारे और स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सकता है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं जो आपको ऑन टाइम नहीं मिलते होंगे, तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम वाइंड अप करेंगे इस लेसन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।